शुक्रिया स्पीकर साहब। जब मेरी तकरीर सर आप तो बड़े खुले दिल वाले, ये क्या आपने कहा? मैं उमर अयूब साहब की बात मानना चाहता हूँ, रूल्स वायलेट नहीं करना। स्पीकर साहब, जब मेरी तकरीर की बात आई है हम ही बैठे हुए थे शाम तक। और उसी वक्त आपको रूल्स और टाइम याद आ गया, आपका शुक्रिया। आप उमर अयूब साहब की कुर्सी पे हैं तो मुझे याद आ गया फौरन। थैंक यू। हमने आपसे ही सर सारी चीज़ें लेनी है और बजट डिबेट सर होती ही अपोजिशन की तरफ से है। गवर्नमेंट ने तो ज़ाहिर है उसके ऊपर वोट करना होता है और हाँ का और यस का वोट करना होता है और डेस्क बजाने होते हैं। नाहमदू व नसल्ली अला रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया कि बजट की इस डिबेट के मौका पर आपने मुझे टाइम दिया। मैं सबसे पहले तो बजट पर बात करने से पहले जो मजमूई सूरत हाल है आलम इस्लाम की, ख़ास तौर पर गज़ा और इसराइल और ईरान पर हालिया हमले पर बात करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, पहले तो कमोबेश 1.5 साल हो गया गज़ा में जो इसराइली जारियत और हमलों में अब तक 55,000 से लोग जाहिद शहीद हो चुके हैं, जिसमें 18,000 बच्चे और 16,000 ख़वातीन शहीद हुई हैं। और अभी तक बेदरेग हस्पतालों पे, कॉलेजेस पे, स्कूलों पे मज़ाइल दागे जा रहे हैं और पूरी दुनिया नाकाम हुई है गज़ा पर जंग बंदी करवाने में। और बिलखसूस इसमें जो मुस्लिम उम्मा का किरदार है वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। और यकीनन इसी तरह हमारी हुकूमत का किरदार भी गज़ा के मामले पे, फ़लस्तीन के मामले पे इंतहाई शर्मनाक है। आज हमारे वो बेगुनाह शहरी, हमारे भाई, मुस्लिम भाई, हमारे खूनी रिश्ते वाले शहीद हो रहे हैं, तो कल हमारी भी बारी हो सकती है। जनाब स्पीकर, इसके बाद जो ईरान पर हमला हुआ, फ़लस्तीन का बग़ैर किसी वजह से, इस ईरान पर जो हमला हुआ इसराइल का बग़ैर किसी वजह से, और मैं सलाम पेश करता हूँ ईरानी कौम पे कि जिन्होंने दुनिया के 57 इस्लामी मुल्कों में से जुर्रत का मुजाहरा करके वो खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी एक बैकबोन शो की है। जनाब, अगर आप थोड़ा सा नक्शा देख लें तो इसराइल की सरहद उर्दन से मिलती है और उर्दन की सरहद शाम से मिलती है, शाम की सरहद इराक़ से मिलती है, इराक़ की सरहद ईरान से मिलती है और ईरान की सरहद पाकिस्तान से मिलती है। जब उर्दन के शाह हुसैन ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया तो उसके बाद इसराइल शाम तक पहुंच गया और फिर जब हाफिजुल असद ने इसराइल को ललकारा तो 14 साल तकरीबन कमोबेश वहाँ जंग जारी रही और इसराइल ने भाई को भाई से लड़वा कर उस मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया। उसके बाद इराक़ की बारी आती है। इराक़ में भी यही कुछ हुआ। इराक़ में ईरान के साथ पहले लड़ाई करवाई और 8 साल वो लड़ाई जारी रही और इराक़ को भी कमज़ोर कर दिया गया और आज इराक़ भी बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। उसके बाद जनाब स्पीकर, ईरान की बारी आ गई और अब ईरान के बाद मैं नहीं समझता, मेरे मुंह में खाक, कि कहीं पाकिस्तान की बारी आए। तो आज हमें पूरी कौम को, पाकिस्तान की पूरी कौम जिस तरह अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ी है, आज हमें हमारी हुकूमत को आधा तीतर और आधा बटेर बनने की बजाय आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज हम अपने ईरानी भाइयों के साथ नहीं खड़े होते तो फिर जनाब स्पीकर, इसराइल से लेकर ईरान तक तो रास्ते में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसराइल के जंगी जहाज़ों को रोके और उसके बाद एक तरफ आपका बदतरीन दुश्मन हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ ईरान का बॉर्डर जो आपका सेफ था, अगर वहाँ भी रजीम चेंज हो गई, जिस तरह 10 अप्रैल 2022 को इस मुल्क में जो रजीम चेंज हुई, और ये एक पूरी, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि पहले उन्होंने उर्दन, शाम, लीबिया, इराक़, ईरान और उसके बाद मेरे मुंह में खाक के कहीं पाकिस्तान की बारी ना हो। तो जनाब स्पीकर, आज हमें
कल यहाँ फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने ईरान के इस हालिया हमले पर कोई बात ना की। अगर आज हम ये बात नहीं करते, आज हम नहीं खड़े होते, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये बुज़दिली भी होगी और ये मुस्लिम उम्मा के साथ ज़्यादती भी होगी। जी थैंक यू। यहाँ मैं ख़ास तौर पर जनाब स्पीकर तो मैंने कहा शायद थैंक यू इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो एक शेर कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, आज मैं वो शेर को याद करता हूँ कि आज ज़रूरत है कि पूरी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो और वो आज अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ी हो। इसी तरह जनाब स्पीकर, एक वक्त था जब सदियों तक मुस्लिम कौम की हुक्मरानी थी पूरी दुनिया पर। एक वक्त था कि जब इस्लामी फर्जंद हमारे इस्लामी झंडे लेकर जिधर का रुख करते थे तो हवाओं का रुख मोड़ देते थे और हर मैदान में वो फतह याब होते थे और दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर ताकतें कैसर व कसरा उनके आगे ढेर हो जाती थीं और हुक्मरानी के ये वाक़यात, उनके हौसले, उनकी जवामर्दी, उनकी बहादुरी को देखकर मुझे ये शेर याद आता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख़वार हुए तारिक कुरान होकर। जनाब स्पीकर, आज मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब या इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर कल आए, उन्होंने इस मसले पर हमारे हमसाया मुल्क में जंग छिड़ी हुई है, कोई वाज़े दो टोक बयान नहीं दिया कि हम किसके साथ हैं। इसराइल जो अमेरिका का नाजायज़ बच्चा है, जो अनचैलेंजेबल हो गया है पूरी दुनिया के सामने, कोई है जो उसको चैलेंज करने वाला, तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि ईरान की कौम को जो खड़ी हुई है उनके सामने, और इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। जनाब स्पीकर, आज अगर मेरा लीडर इमरान खान जेल से बाहर होता, जो मुस्लिम उम्मा का हकीकी मानों में तर्जमान है, तो आज किसी मुल्क को, किसी लीडर को ये जुर्रत ना होती कि वो इस तरह की कोई हरकत करता, क्योंकि कौमें अपने लीडरों के साथ बनती हैं, कौमें अपने किरदार के साथ बनती हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये भी मुतालबा करूँगा कि आज के इस फोरम पर, इस बजट स्पीच से पहले, मैं बात बजट के पॉइंट से पहले, कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी एजाज साहब, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हसान नियाज़ी समेत सैकड़ों बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। ये हमारा मुतालबा है। 2 साल से नाजायज़, झूठे, बेबुनियाद मुकदमात में वो कैदो बंद हैं। और जनाब स्पीकर, ऐसी जुर्रत का इजहार जेल में बैठ के या तो इमरान खान ने किया है या 75 सालों में एक लीडर था जो भुट्टो था। इसके अलावा जितने लीडरान को देखें, शरीफ बरादरान हो या कोई दूसरा लीडर, उन्होंने डील के रास्ते को ही अपना राह निजात समझा। आज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, जमहूरियत की कामयाबी के लिए, आने वाले नस्लों की बका के लिए इमरान खान की कामयाबी, इमरान खान के नज़रिए की कामयाबी बहुत ज़रूरी है। आज आपने जो हालात पैदा कर दिए हैं पिछले 2 साल से, इमरान खान को जेल में डालकर, अगर जिस तरह आपने पहले 11 साल जब भुट्टो को जेल में डाला तो 11 साल ये मुल्क अंधेरों में धकेल दिया गया। आज ये कौम 2025 है, ये अफोर्ड नहीं करेगी कि आप इमरान खान को जेल में डालें और ये मुल्क दोबारा अंधेरों में धकेल दिया जाए। हम मुज़ाहमत करेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, और मेरा लीडर आखिरी बाल तक लड़ने वाला कप्तान है और जिसने लड़कर दिखाया, और वो हक और सच की लड़ाई लड़ रहा है। जनाब स्पीकर, ये सब कुछ सिर्फ PTI को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। हम एहतजाज नहीं कर सकते, हम जलसे जुलूस नहीं कर सकते। आज भी पंजाब पुलिस गलियों में PTI के वर्करों को ढूंढ कर उन पर मुकदमात बनाती है, उनको गिरफ्तार करती है। 2 साल से मुसलसल हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, और जो पुलिस का असली काम है लैंड ऑर्डर का, वो उस काम को करने में नाकाम हो गई है। जनाब स्पीकर,
ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन फस्तायत की मिसाल है कि अब तक तहरीक इंसाफ पर सियासी बुनियादों पर, इंतकामी बुनियादों पर 2 साल में 10,000 से ज़ायद FIR दर्ज हुई हैं। 10,000 से ज़ायद FIR पाकिस्तान की तारीख में ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। किसी सियासी जमात के ऊपर दर्ज नहीं हुई जो इंतकामी बुनियादों पर, फस्तायत पर मबनी तहरीक इंसाफ के ऊपर दर्ज हुई हैं। इससे बड़ी जुल्म और ज़्यादती क्या होगी? और बदतरीन आमरीत के दौर में भी जनाब स्पीकर कभी ऐसा नहीं हुआ। आप जितना जुल्म कर लें, जितना जबर कर लें, जितनी FIR काट लें, इमरान खान आज एक तहरीक का नाम है, इमरान खान एक नज़रिए का नाम है, इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। जनाब स्पीकर, बजट की अगर मैं बात करूं तो ये मजदूर दुश्मन, अवाम दुश्मन, किसान दुश्मन बजट है। इस बजट में अवाम के लिए कोई चीज़ नहीं। अगर मैं सबसे पहले ज़राअत पर बात करूं, ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जनाब स्पीकर आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है उसने किसानों को अपना दुश्मन समझा है। और ये रिकॉर्ड की मैं बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4.25 साल की हुकूमत में गंदम की फसल हो, कपास हो या दीगर फसलें हो, सबसे ज़्यादा कीमत किसानों को तहरीक इंसाफ के दौर में मिली है। 7,000 से 8,000 तक कीमत मिली है मुख्तलिफ फसलों की। जितना पैसा किसान ने, जितनी खुशहाली ज़राअत की तहरीक इंसाफ के दौर में आई है, जितनी तरक्की ज़राअत में तहरीक इंसाफ के दौर में आई है, किसी दौर में नहीं आई। मैं ये रिकॉर्ड पर बात कर रहा हूँ और रिकॉर्ड के मुताबिक बात कर रहा हूँ। कोई बात अगर मेरी चैलेंज कर सकता है तो मैं हाज़िर हूँ। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है वो तारीखी एक्सपोर्ट थी। जितना पैसा टेक्सटाइल सेक्टर ने उस दौर में कमाया आज तक कभी किसी ने नहीं कमाया। जनाब स्पीकर, मैं ये कहता हूँ कि इस एहसास महरूमी और किसानों के साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है, जब उनकी फसल तैयार थी आपने बाहर से गंदम मंगवाई और 1700 अरब रुपए की करप्शन की। अब भी ऐसा होगा, गंदम का फिर शॉर्टफॉल होगा, आप गंदम बाहर से मंगाएंगे और फिर अरबों रुपए की करप्शन करके अपनी जेब में डालेंगे। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब के पसमानदा खित्ते से है। आप जानते हैं जनूबी पंजाब की एहसास महरूमी को दूर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अमली कदम उठाया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया गया। जनूबी पंजाब में एडिशनल IG पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिठाए, 12 मेन महकमों के सूबाई सेक्रेटरी बिठाए और इख्तियारात की निचली सतह तक अमली तौर पर मुंतकली की और अरबों रुपए से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया। जनाब स्पीकर, जब PDM की हुकूमत आई, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, वो सेक्रेटेरिएट को भूत बंगला बना दिया गया और आज हालत ये है कि उन तमाम सेक्रेटरीज़ के इख्तियारात ख़त्म करके दोबारा लाहौर को दे दिए गए और एक ख़ास माइंडसेट जो तख्ते लाहौर का है कि जनूबी पंजाब के लोगों को गुलाम रखना है और वो सेक्रेटेरिएट जो बना है वो भूत बंगले का नक्शा पैदा कर रहा है। तो मेरा ये मुतालबा होगा कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए, उस सेक्रेटेरिएट को फ़ाल किया जाए और जो हमारी एहसास महरूमियाँ हैं उनको दूर किया जाए। इसके अलावा जनाब स्पीकर, सोलर पर मैं सोलर के ऊपर मैं बात करूँगा। कल बताया कि उस पर ड्यूटी कम की जा रही है, लेकिन 10% कम करने से बात नहीं बनेगी। बिजली के महंगे बिलों से सताए हुए गरीब लोगों ने अगर 1 या 2 प्लेट खरीद कर अपना एक पंखा और एक बल्ब जला लिया तो कौन सी क़यामत आ गई अशराफिया को। और ये पावर सेक्टर के माफियाज को ये भी पसंद नहीं आया कि कोई गरीब आदमी अपने तौर पर, जब एक तरफ आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ सोलर पर टैक्स लगाते हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, ये वाहिद बजट है इस पूरी बजट बुक में मजदूर के लिए, डेली वेजर्स के लिए कोई बात नहीं की गई। मेरा ये मुतालबा है कि मजदूर की उजरत, उसकी महीने की तनख्वाह कम अज़ कम 50,000 रुपये रखी जाए। कल यहाँ पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बात की, मेरा बहुत एहतराम है। सक्खर हैदराबाद की बात करते हैं आप
कहने को कहते हैं कि जब कोई बात आती है कि जी हम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप हुकूमत के अंदर बैठे हैं, आप हुकूमतों के बेंचेस पर बैठे हैं, आप जुर्रत का मुजाहरा करें। जैसे कल जकरानी साहब कह रहे थे, जब यहाँ वज़ीर ख़जाना आए, जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए, बजट पर वोटिंग हो, तो आप उनसे मेक श्योर करें, उनसे ये फ्लोर ऑफ दी हाउस पे आप उनसे ये बात मनवाएं कि 15 अरब रुपया सखर कराची मोटरवे के लिए रखे गए हैं, जो नाकाफ़ी है, और फ्लोर ऑफ दी हाउस पे ये कमिट कराएं कि जल्द सखर हैदराबाद मोटरवे को शुरू किया जाए। सखर हैदराबाद मोटरवे के शुरू करने से पूरा पाकिस्तान खैबर से कराची तक कनेक्ट होगा। इसी तरह कराची के भाइयों ने बात की K4 मंसूबे पे, जो 2016 में जनाब स्पीकर शुरू हुआ और आज दिन तक मुकम्मल नहीं हुआ। कराची जो दुनिया का एक बड़े शहरों में से और पाकिस्तान का बड़ा शहर है, 45% गरीब लोग आज भी अमीर और अशराफिया की बजाय अपनी जेब से पानी हासिल करने के लिए अपनी कीमत अदा करते हैं, पानी हासिल करने के लिए मुआवजा अदा करते हैं। अशरफिया और अमीर आदमी नहीं वहाँ पानी हासिल करने के लिए पैसे देता। जो बजट में आपने पैसे रखे हैं, जो आपकी तरजीहात है, मुझे नहीं लगता कि 2026 तक भी ये K4 का मंसूबा जो है मुकम्मल होगा। इसको फिल 4 मुकम्मल किया जाए। इसी तरह आखिरी एक पॉइंट है मेरा आबी वसाइल पर। हमने आप सब पूरी कौम, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहक हैं कि हमने अपने दुश्मन का मुंह तोड़कर जवाब दिया। लेकिन जनाब स्पीकर, अगली जंग भारत की आबी जारियत की जंग होगी और पानी पाकिस्तान की बका है, पानी पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है। तो मेरा ये मुतालबा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जंगी बुनियादों पर रिजर्वायर बनाएं और जो 2 डैम हमारे ज़ेर तकमील हैं, दयामिर भाषा डैम और महमद डैम, इनके लिए जो 15 अरब रुपया रखा है, 25 अरब रुपया, ये नाकाफ़ी है। इनके लिए पैसा ज़्यादा रखा जाए और डैम ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं। और आखिरी मेरा मुतालबा फिर वही है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जान निसार बेशुमार पाकिस्तान। जी शुक्रिया जी।